हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अजमेर डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए टेक्नीशियन 3 के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो अजमेर डिवीज़न आते हैं वहाँ पर टेक्नीशियन 3 यानी फिटर 3 पोस्ट के लिए पेपर कंडक्ट हुआ था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो 6/9/2023 यानी 6 सितंबर को ये पेपर हाल ही में कंडक्ट करवाया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे कैंडिडेट से, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए जो टाइम पीरियड दिया गया था कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए दिया गया था। साथ ही साथ इस पेपर के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वह 100 रखे गए थे, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स निर्धारित किए गए थे। साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो गिद्धा इज द फोल्क डांस ऑफ, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो गिद्धा प्रत्येक स्टेट्स में एक अपना उनका फोल्क डांस होता है, तो यहाँ पर गिद्धा का फोल्क डांस पूछा जा रहा है कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो गिद्धा मेनली वोमेन के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं और यह पंजाब स्टेट्स का फेमस डांस है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो व्हाट सिटी इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस सिटी के तौर पर जानते हैं हम, तो न्यूयॉर्क, जो कि यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंतर्गत जो न्यूयॉर्क सिटी आते हैं उस सिटी को हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा न्यूयॉर्क सिटी के अंतर्गत सिचुएटेड है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो वेयर वाज इंडिया फर्स्ट नेशनल म्यूजियम ओपनड, यानी इंडिया का पहला म्यूजियम कहाँ पर खोला गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन 2019 विच पॉपुलर सिंगर वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड, यानी प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2019 के अंतर्गत कौन से प्रसिद्ध संगीतकार को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था, अवॉर्डित किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह भूपेन हजारिका होगा, जिनको सिंगिंग के लिए उनको भारत रत्न से अवॉर्डेड किया गया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि असम स्टेट से बिलोंग करते हैं। इनके अलावा 2 और फेमस पर्सनालिटीज को यह भारत रत्न से नवाजा गया था, जिसमें प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख 2 अदर मेंबर्स को यह भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न में केवल पूछा गया था कि सिंगिंग के लिए किसको दिया गया था सिंगर के तौर पर, तो उसको भूपेन हजारिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द ग्रीन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी जो सौर मंडल हमारा है उसमें हरा प्लैनेट के तौर पर हम किसे जानते हैं, तो हरा प्लैनेट जो है ग्रह उसमें हमारा यूरेनस इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम हिंदी में अरुण ग्रह के तौर पर जानते हैं। और यह ग्रीन कलर इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा यूरेनस प्लैनेट्स है वहाँ पर जो मीथेन गैस है CH4
उनकी मौजूदगी काफ़ी प्रचुर मात्रा में है उसके वायुमंडल में, जिस कारण यह प्लानेट ग्रीन कलर के रूप में अपीयर होते हैं। नेक्स्ट कर प्रश्न की बात करें, द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी, यानी भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी के जनक यानी फादर के तौर पर किसे जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत कितने डिविजन्स आते हैं, तो यहाँ पर मेनली NCR के बारे में पूछा गया है, जिसका हेडक्वार्टर प्रयागराज के अंतर्गत है। तो NCR की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत मेनली PRYJ प्रयागराज डिवीजन, आगरा डिवीजन और झांसी डिवीजन आते हैं। यानी मेनली जो NCR के अंतर्गत जो डिविजन्स आते हैं वो 3 डिविजन्स टोटल आते हैं। तो यहाँ पर सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द JU, यहाँ पर JU का जो डिनोट किया गया है वो जोधपुर जंक्शन के तौर पर किया गया है, और जो यहाँ पर SBIB का जो डिनोटेशन किया गया है वो किया गया है साबरमती के तौर पर। तो यहाँ इन दोनों स्टेशनों के बीच जो वंदे भारत ट्रेन डेजिग्नेटेड किया गया था, तो वो कौन से सीरियल नंबर के आते हैं ICF के द्वारा, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। यानी अलग अलग शहरों के लिए हमारा वंदे भारत रन किए जा रहे हैं, जिनका क्रमबद्ध तरीके से किया गया, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जोधपुर और साबरमती के बीच जो ट्रेन चलाए गए थे वंदे भारत, उनका ICF के द्वारा निकाले गए सीरियल नंबर से कौन से पैलेस पर आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो 21 वंदे भारत रेक चलाए गए थे वो भोपाल और इंदौर के बीच चलाया गया था, जबकि 22 की अगर 22वें की अगर बात करें तो यह भोपाल और जबलपुर के बीच रन किए जा रहे हैं, जबकि 23 की अगर बात करें तो यह मुंबई और गोवा के बीच रन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया, यानी पहली ट्रेन भारत में कब शुरुआत की गई थी, तो यह किया गया था 16 अप्रैल 1853 को किया गया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, और यह रन किया गया था बोरी बंदर से लेकर जो थाने हैं मुंबई के अंतर्गत उनके बीच यह ट्रेन रन किया गया था, जिसका अगर बात करें डिस्टेंस की तो यह 34 किलोमीटर्स की यह डिस्टेंस को कवर किए थे इस ट्रिप के दौरान। नेक्स्ट 2 अंकों का यहाँ पर ऐड करने के लिए बताया गया है, जैसे हमारा 6 5 4 3 2 3 4 5 6 8, यहाँ पर जैसे ही आप ऐड करेंगे यहाँ पर एक एक यहाँ पर ऐड होते जाएंगे, लास्ट में यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी 10 के बाद हमारा 4 टाइम 0 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सिमर हैज 5832 एंड हिज सिस्टर प्रभजोत हैज 3565 रुपीज, हाउ मच अमाउंट डज सिमर हैव मोर देन हिज सिस्टर। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जो सिमर है उसके पास जो अमाउंट है 5832 रुपये है, जबकि प्रभजोत के बाद जो यह अमाउंट है उसके पास है वह 3565 रुपये है। दोनों को जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका 7622 यानी यहाँ पर आपका 2267 रुपये यहाँ पर प्लस दिखने को मिल रहा है, जो कि इसकी
जो प्रभजोत के मुकाबले में ज़्यादा है सिमर का। तो यहाँ पर जो मोर अमाउंट होगा वह ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का और इक्वल का दे दिया गया यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये 00 से 00 आप कट कर दें। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जब 75 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3000 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है फ्रैक्शन का इक्वल प्लस करने के लिए, ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर 1/7 2/7 प्लस x/7 बराबर 13/7 कर दिया गया। और यहाँ पर हमसे x का वैल्यू पूछ लिया है कि x की जगह पर क्या होना चाहिए उसके स्थान पर। तो यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर तीनों का डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो यहाँ पर एलसीएम भी हमारा सेम आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा 1 + 2 + x आ जाएगा और इस तरफ हमारा 13/7 हो जाएगा। 7 से यहाँ पर 7 कट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 3 + x होगा और इक्वल हो जाएगा आपका 13 का। यहाँ पर x का जब वैल्यू आप निकालेंगे तो टोटल 10 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर इज 5 मंथ्स। यहाँ पर आप जानते हैं कि जो हमारा 5 मंथ्स दिया गया वो ईयर के मुकाबले में कितने फ्रैक्शन के तौर पर आएगा वो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि एक ईयर में आपका 12 मंथ्स होते हैं। 5 मंथ्स को अगर यहाँ पर 12 मंथ से अगर करें तो 5/12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो माई फादर्स बाइक रन्स 76 किलोमीटर पर डे, यानी मेरा पिता जो है वो बाइक चलाते हैं 76 किलोमीटर पर डे चलाते हैं। कैन यू फाइंड द टोटल अमाउंट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई माई फादर बाइक्स इन द मंथ ऑफ फरवरी 2020। क्या आप फाइंड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितने कवर किए गए पिता के द्वारा फरवरी 2020 के महीने के अंतर्गत बाइक के द्वारा। तो चूंकि आप जानते हैं कि एक दिन में 1 डेज में वो बाइक रन करते हैं 76 किलोमीटर। और इसके अलावा आप जानते हैं कि जो हमारा फरवरी 2020 था वह लीप ईयर के अंतर्गत 2020 आते हैं। तो लीप ईयर के अंतर्गत जो हमारा नॉर्मली 28 डे के अलावा यह बढ़कर 29 डेज का मंथ हो जाता है। तो 29 डेज को जब आप 76 के मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका निकल कर आएगा यहाँ पर वह 2204 किलोमीटर निकल कर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, अलाय रेड 115 पेजेज ऑफ बुक इन 23 डेज, हाउ मेनी पेजेज विल ही रीड इन 30 डेज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो अलाय है वह 23 डेज यानी 23 दिन में 115 पेज को पढ़ता है, तो कितने पेज को वह 30 दिनों में पढ़ लेगा। तो चूंकि यहाँ पर 115 पेज को 23 दिन में पढ़ रहा है, तो हम एक दिन में कितने पेज वह रन पर पा रहा है वो यहाँ पर पहले निकालेंगे। तो टोटल 115 को जब आप 23 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 पेज पर डे निकल कर आएगा, जो एक दिन में 5 पेज वह पढ़ पा रहा है। तो यहाँ पर 30 डेज का हमारा निकालना है, तो 30 × 5 कर दे तो आपका 150 पेजेज को वह 30 दिनों के अंतर्गत वह पढ़ लेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब, यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें परफेक्ट क्यूब कौन सा होगा। तो परफेक्ट क्यूब के लिए यहाँ पर अगर बात करें हम,
तो पहले नंबर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 10,100 का होल स्क्वायर होता है, तो यह कट हो जाएगा। 243 भी हमारा नहीं होगा। 343 कि जब आप क्यूब रूट के लिए अगर लगाएंगे आप तो 7 इंटू 7 आएगा, तो यहाँ पर आपका 7 निकल कर आ जाएगा, जो कि 343 का क्यूब रूट 7 आएगा। तो इस प्रकार आपका जो सही उत्तर होगा परफेक्ट क्यूब के मामले में वो आपका 343 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इफ अ नंबर इज डबल्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई एक नंबर है जिसको डबल किया जाता है, तो निम्नलिखित में से जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा कौन सा होगा। तो इस मामले में अगर बात करें हम, तो कोई एक संख्या को हम कंसीडर कर लेंगे कि कोई एक संख्या हमारा x है, जिसको बाद में डबल करके हम 2x करते हैं। फिर जब हम इसको क्यूब करते हैं तो 2x का क्यूब करेंगे जब हम, तो यह 8x का क्यूब निकल कर आएगा, जो कि 8 टाइम होगा अपने जो मेन नंबर्स है उसके मुकाबले वह 8 टाइम्स ज़्यादा आ जाएगा। तो इसलिए जो हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इट क्यूब इज 8 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब रूट्स ऑफ -64 बाई 243। यहाँ पर 243 के पहले पर यहाँ पर 343 होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर निकाल पाएंगे क्यूब रूट्स। 64 की अगर बात करें हम क्यूब रूट्स की, 343 यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर जब 64 का क्यूब रूट्स निकालोगे तो -4 आएगा और 343 का 7 आएगा। यहाँ पर आपका -4/7 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए कि आपको प्रश्न में 243 के स्थान पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 343 किया जाता है, अदरवाइज इसके सारे ऑप्शन गलत हो जाएगा और इसके क्यूब रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक, यानी जो पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक होते हैं उनका स्टैंडर्ड व्हील गेज कितना होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो व्हील गेज जो होता है वो सेमी एक्सल पर 2 चक्कों के जो फ्लैंजेज होते हैं उसके बीच के डिस्टेंस को हम व्हील गेज के तौर पर जानते हैं, जो कि होता है 1600 + 2 -1 mm होता है, जो कि मैक्सिमम 1602 mm और मिनिमम 1599 mm के बीच में होते हैं। अगर आपसे प्रश्न में स्टैंडर्ड पूछा जाता है तो यह आपका स्टैंडर्ड 1600 mm होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, लेंथ ओवर बॉडी ऑफ ICF ब्रॉड गेज कोचेज, यानी जो ICF ब्रॉड गेज कोचेज होते हैं उनके लेंथ ओवर बॉडी का जो लेंथ है वो कितना होगा। तो ICF के केस में अगर बात करें हम, तो लेंथ ओवर बॉडी जो होता है वो होता है 21,337 mm होता है। वहीं अगर बात करें हम लेंथ ओवर बफर की, जो दोनों तरफ बफर लगा होता है, बफर टू बफर डिस्टेंस की अगर बात करें तो यह 22,297 mm होते हैं। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न में केवल लेंथ ओवर बॉडी पूछा गया था, तो यह 21,337 mm हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो रिजिड व्हील बेस ऑफ ICF ब्रॉड गेज ट्रॉली इज, यानी जो ICF ब्रॉड गेज ट्रॉली या बोगी होते हैं उसमें व्हील बेस होता है। तो व्हील बेस की अगर बात करें तो व्हील बेस सेम बोगी के अंतर्गत जो 2 एक्सल होते हैं, दोनों एक्सल के जो सेंटर हमारा जो CTRB का सेंटर होता है, एक्सल का सेंटर, वहाँ के बीच के डिस्टेंस को हम, जैसे यहाँ पर ये दोनों हमारा एक्सल हो गया और ये हमारा टोल, दोनों एक्सल के बीच का जो ये डिस्टेंस हम माप करते हैं यही हमारा व्हील बेस कहलाता है, जो कि ICF कोच के लिए यह 2896 में होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर
बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं आपसे अगर प्रश्न में पूछा जाता है एलएचबी के लिए, तो एलएचबी के केस में यह 2560 mm होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, एट व्हाट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोच इज डन। यहाँ पर बोला जा रहा है कौन से अंतराल पर इंटेंसिव क्लीनिंग किसी भी कोच का किया जाता है। तो इंटेंसिव क्लीनिंग की अगर बात करें यहाँ पर हम, तो यह 1 मंथ के अंतराल पर किया जाता है किसी भी कोच का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ क्लीनिंग कोच वाटर टैंक। जो कोच के अंतर्गत जो वाटर टैंक लगे होते हैं उसकी क्लीनिंग 1 मंथ के अंतराल पर की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द पीरियड फॉर द पीओएच ऑफ एनी ओसीबी अटैच्ड टू अ पैसेंजर ट्रेन। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा पीओएच का जो आवधिकता होता है पीरियोडिक ओवरहॉलिंग का किसी भी ओसीबी अटैच्ड पैसेंजर ट्रेन का कितने मंथ पर कराना चाहिए। तो ओसीबी का मतलब होता है अदर कोचिंग व्हीकल, जो कि पैसेंजर को ट्रेन से अगर अटैच्ड हो तो हम ओसीबी का कितने मंथ पर हम पीओएच कराएंगे। तो जब भी आपसे ओसीबी का पूछा जाता है, अदर कोचिंग व्हीकल का पीरियोडिक ओवरहॉलिंग पूछे जाते हैं, तो उस केस में आप इसका उत्तर 24 मंथ्स बताएं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट शैल बी द पीरियड फॉर पीरियोडिक ओवरहॉलिंग ऑफ अ कोच अटैच टू मेल और एक्सप्रेस ट्रेन। यानी मेल और एक्सप्रेस ट्रेन से अटैच्ड कोच का पीरियोडिक ओवरहॉलिंग कितने अंतराल पर कराए जाते हैं। तो यह कराए जाते हैं 18 मंथ के अंतराल पर। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट शैल बी द पीरियड फॉर पीरियोडिक ओवरहॉलिंग पैसेंजर कोचिंग व्हीकल। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, ओसीबी होता है अदर कोचिंग व्हीकल्स और पीसीबी होता है पैसेंजर कोचिंग व्हीकल्स। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं कि जो मेल और एक्सप्रेस ट्रेन जो होते हैं, एनी अदर ट्रेन अदर देन मेल एक्सप्रेस ट्रेन, यानी मेल एक्सप्रेस ट्रेन के अलावा कोई भी ट्रेन जो कि पीसीबी के साथ अटैच्ड हो, तो पीसीबी का जो हम पैसेंजर कोचिंग व्हीकल का जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग करेंगे वह कितने अंतराल पर करेंगे। तो हम उसे 18 मंथ के अंतराल पर पीरियोडिक ओवरहॉलिंग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द अदर नेम ऑफ पायलट वाल्व, यानी पायलट वाल्व का जो अन्य नाम होता है वो होता है PEASD। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें फुल फॉर्म की, तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होते हैं, जिसका काम इमरजेंसी में जब हम चाइल्ड पुलिंग करते हैं तो उसके दौरान वह प्रेशर को ड्रॉप करने में मदद करते हैं, जिससे हमारी गाड़ी में ब्रेक लगती है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द पीरियड फॉर पीओएच ऑफ डिपार्टमेंटल कोचेज, यानी जो डिपार्टमेंटल कोचेज होते हैं उसका पीरियोडिक ओवरहॉलिंग कितने अंतराल पर कराए जाते हैं। तो जब भी आपसे डिपार्टमेंटल कोचेज जैसे कि हमारा ART और ARME को छोड़कर जितने भी डिपार्टमेंटल कोचेज होते हैं उनका पीरियोडिक ओवरहॉलिंग जो कराते हैं वो हम 24 मंथ्स के अंतराल पर कराते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरिज एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी जो प्रशासनिक इंस्पेक्शन कैरिज होते हैं उनके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है वो होता है RA। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, एज पर पॉलिसी सर्कुलर नंबर 4 सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ मेल और एक्सप्रेस हैज बीन स्किप्ड ऑन राउंड ट्रिप अप टू, यानी जो पॉलिसी नंबर
सर्कुलर नंबर जो हमारा 4 सेकेंडरी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई होता है मेल और एक्सप्रेस ट्रेन पर, इसमें बोला गया कि राउंड ट्रिप जो किया जाता है वो कितने किलोमीटर तक हम स्किप कर सकते हैं। तो जब भी यह 25 यानी जो हमारा 2500 किलोमीटर तक हम स्किप कर सकते हैं एज पर पॉलिसी सर्कुलर नंबर 4 के हिसाब से सेकेंडरी एग्जामिनेशन के दौरान मेल एक्सप्रेस के लिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू, यानी कोच के अंतर्गत जो लोड ट्रांसमिशन होता है वह किसके माध्यम से होता है, तो वह साइड मिरर के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द एल टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स शुड बी चेंज्ड इफ बर्न आउट बियॉन्ड, यानी जो एल टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग करते हैं वो कितने एमएम पर हम उसको चेंज करना चाहिए जब उसका लिमिटेशन बियॉन्ड तक वो घिस जाए, बर्न आउट हो जाए। तो एल टाइप केस की अगर बात करें ब्रेक ब्लॉक की, तो वह मेनली हमारे जो कन्वेंशनल टाइप अंडर फ्रेम ब्रेक सिस्टम वाले जो फ्रेट स्टॉक यूज किए जाते हैं वहाँ पर एल टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, जिसका जो बर्नआउट का जो डायमेंशन रखा गया है वो 10 mm तक मिनिमम रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें हम नेक्स्ट प्रश्न में के टाइप ब्रेक ब्लॉक का पूछ लिया गया है, तो के टाइप में यह जिसका प्रयोग हम BMBS और BMBC के तौर पर करते हैं, तो वहाँ पर इसका डायमेंशन 12 mm रखा गया है, जिससे ज़्यादा का घिसता है तो हम उसको हटा देते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ रूफ सीट इन ICF कोचेज, यानी ICF कोच में जो रूफ सीट लगा होता है उसका थिकनेस कितना होता है। तो रूफ सीट की अगर बात करें थिकनेस की ICF कोचेज के अंतर्गत तो वह 1.6 mm का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ ICF कोचेज, यानी ICF कोचेज का वाटर टैंक कैपेसिटी कितने लीटर का होता है। तो एक टैंक का जो कैपेसिटी होता है वो 450 लीटर का होता है। टोटल 4 टैंक लगे होते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 लीटर की टोटल कैपेसिटी निकल कर आएगा पर कोचेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1800 लीटर्स कैपेसिटी। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो अंडर स्लैंग टैंक कैपेसिटी ऑफ रूफ माउंटेड AC कोचेज फिटेड विथ WRA सिस्टम, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो अंडर स्लैंग वाटर टैंक जो टैंक लगे होते हैं उसकी कैपेसिटी रूफ माउंटेड वाले जो AC कोच होते हैं उसमें कितना होना चाहिए, जो वह फिटेड हो WRA सिस्टम के साथ, यानी वाटर रेजिंग अपरेटस सिस्टम के साथ अगर फिटेड हो तो उस केस में जो अंडर स्लैंग की कैपेसिटी होगी टैंक की वह होगी 1600 लीटर की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA, यानी जो वाटर रेजिंग अपरेटर्स, यानी जो WRA का फुल फॉर्म अगर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत तो वाटर रेजिंग अपरेटस इसका सही फुल फॉर्म होगा। और इसके लिए जो मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है, तो मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम होता है 0.535 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और मैक्सिमम अगर पूछा जाता है तो यह होता है 0.75 kg पर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, सोल बार ऑफ ICF कोच कंसिस्ट ऑफ, यानी जो ICF कोच का जो सोल बार होता है वो कंसिस्ट होता है जेड सेक्शन के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट कैपेसिटी ऑफ द इक्वलाइजिंग स्टे ऑफ द शताब्दी एक्सप्रेस, यानी जो शताब्दी एक्सप्रेस होते हैं ट्रेन उसमें इक्वलाइजिंग स्टे रड लगे होते हैं, उनका कैपेसिटी कितना होता है। तो उनका कैपेसिटी की अगर बात करें तो वह 16 टन की कैपेसिटी के होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ द वाइल पर साइड बीयर इन आईसीएफ कोचेज, यानी आईसीएफ कोचेज के अंतर्गत जो साइड बीयर में हम वाइल का प्रयोग करते हैं तो पर साइड बीयर जो वाइल की अमाउंट होगा, मात्रा, वो कितने लीटर का होगा, तो वह होगा 2.5 लीटर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन साइड बीयर्स ऑफ आईसीएफ कोचेज, यानी आईसीएफ कोचेज का जो साइड बीयर होते हैं हमारा ट्रांजम के ऊपर, तो दोनों साइड बीयर के बीच यहाँ पर डिस्टेंस पूछा गया है, तो यह डिस्टेंस होता है हमारा 1600 mm का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द वाइल लेवल इन डैशपोर्ट, यानी डैशपोर्ट में जो वाइल लेवल होता है वह 40 mm तक होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट शुड बी द इंटरवल ऑफ चेक द डैशपोर्ट वाइल इन मेल और एक्सप्रेस ट्रेन, यानी मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में जो हम वाइल डैशपोर्ट में रखते हैं उनका चेकिंग का इंटरवल कितना होता है, कितने अंतराल पर हम वाइल जो कि डैशबोर्ड के अंतर्गत होता है चेक करना चाहिए, वो हम 1 मंथ के अंतराल पर हम चेक करते हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाइल पर डैशपोर्ट इन 40 mm डेप्थ इन मॉडिफाइड गाइड अरेंजमेंट, यानी जो हमारा मॉडिफाइड गाइड अरेंजमेंट वाले जो डैशपोर्ट का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम जब वाइल का प्रयोग करते हैं 40 mm डेप्थ तक, तो हम कितने अमाउंट में वाइल का यूज करते हैं, तो जो वाइल का यूज करते हैं हम वो करते हैं 1.6 लीटर तक करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ चेक द साइड बीयर वाइल, साइड बीयर का जो वाइल्स होते हैं उनका चेकिंग का इंटरवल कितने अंतराल पर होता है, तो उनका जो चेकिंग का इंटरवल होता है वो होता है 1 मंथ के बेसिस पर इसको चेक किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन अ कोच आर, यानी जो हमारा BMBC जो कि ICF कोच में यूज किया जाता है, तो इसमें हमसे नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर पूछा गया है, टोटल कितने पर कोच यूज किए जाते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि पर कोचेज पर हमारा दोनों साइड एक एक ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं, टोटल 2 की संख्या में हमारा पर बोगी और टोटल हमारा 2 ट्रॉली लगे होते हैं। तो इस प्रकार 4 बोगी ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग पर कोच हम यूज करते हैं BMBC ICF कोचेज के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द वेट ऑफ द कोच इज ट्रांसफर्ड थ्रू, यानी जो कोच का वेट होता है वो ट्रांसफर किया जाता है किसके माध्यम से, तो साइड बीयर के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सेंटर पिवेट पिन डज नॉट ट्रांसमिट्स एनी, यानी जो सेंटर पिवेट पिन होता है वो निम्नलिखित में से क्या ट्रांसमिट्स नहीं करता है। तो इसमें अगर बात करें मेनली, तो जब भी हमारा सेंटर पिवेट का प्रयोग करते हैं तो उस दौरान हमारा ब्रेकिंग फोर्स और ट्रैक्टिव फोर्स साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल लोड का जो फोर्सेस होते हैं हमारा वो सारे हमारा ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन जो वर्टिकल फोर्सेस होता है वो सेंटर पिवेट के माध्यम से नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न में भी नॉट ट्रांसमिट्स पूछे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो न्यू डायमेंशन ऑफ साइड बीयर्स बियरिंग प्लेट्स इज, यानी जो साइड बीयर के अंतर्गत जो हमारा बियरिंग प्लेट का प्रयोग किया जाता है उसका नया डायमेंशन कितना होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। चूँकि आप जानते हैं कि जो हमारा बियरिंग प्लेट्स होता है वो हमारा इस शेप में होता है, हमारा यहाँ पर हमारा इस तरह से होता है पॉइंट्स। इसका अगर बात करें हम न्यू डायमेंशन की, तो जो न्यू डायमेंशन होता है इसका
वो होता है 10 mm। वहीं बात करें कि सॉफ्ट रिन्यूएबल साइज की अगर बात करें कि सॉफ्ट साइज कितना होता है, तो सॉफ्ट साइज होता है इसका 9 mm। वहीं इसको कब कंडम करते हैं सर्विस से, तो जब यह घटकर 8.5 mm पर आता है तब इसको सर्विस से कंडम कर देते हैं। यहाँ पर प्रश्न में न्यू डायमेंशन पूछा गया था बेरिंग प्लेट का, तो यह 10 mm के होंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो सॉफ्ट रिन्यूएबल साइज साइड बियर में प्रयोग होने वाले बियरिंग पीस का पूछा जा रहा है। तो जो अगर बात करें बियरिंग पीस का, तो यह हमारा सेमी सर्कुलर साइज शेप में होता है और यह मेनली हमारा ब्रास यानी पित्तल का बना होता है। साथ ही साथ अगर बात करें हम यहाँ पर, तो यह जो न्यू डायमेंशन होता है वह न्यू डायमेंशन इसका 45 mm होता है। साथ ही साथ अगर बात करें इसका सॉफ्ट साइज की, तो इसका जो बेयरिंग पीस का सॉफ्ट साइज होता है वो 43.5 mm होता है। जबकि इसको कंडम कब करते हैं, तो यह कंडम जब घटकर 42 mm तक रिड्यूस होता है तो इसको हम सर्विस से कंडम कर देते हैं। प्रश्न में हमसे सॉफ्ट रिन्यूएबल साइज पूछा गया था, तो 43.5 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, 43.5 mm, जो कि इसका सॉफ्ट रिन्यूएबल साइज होगा बियरिंग पीसेस का। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द कलर कोड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग्स ऑफ ICF बोगी, यानी ICF बोगी के जो हेलिकल स्प्रिंग प्रयोग किए जाते हैं उसके लिए कुछ कलर कोड होता है। तो यहाँ पर हमसे ऑप्शन में देखना है कि कौन सा सही कलर कोड का प्रयोग हेलिकल स्प्रिंग के लिए किया जाता है। तो हेलिकल स्प्रिंग के लिए मेनली 3 टाइप्स का कलर कोड यूज किया जाता है। जैसे ए ग्रुप के लिए अगर बात करें हम, तो इसके लिए येलो कलर का प्रयोग किया जाता है। वहीं बी ग्रुप के लिए ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर का यूज किया जाता है, जबकि सी कलर के लिए या ग्रीन कलर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन में केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट ऑफ द फंक्शन ऑफ एंकर लिंक्स, यानी एंकर लिंक्स का क्या फंक्शन होता है। तो एंकर लिंक्स का काम होता है कि यह जो बुलस्टर का रेशनल मूवमेंट होता है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है एंकर लिंक्स। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह मेनली बुलस्टर और जो बोगी ट्रांजम होता है उस दोनों के बीच यह कनेक्टेड होता है। साथ ही साथ अगर बात करें इसकी लेंथ की, तो इसका लेंथ 451 प्लस माइनस 1 mm के रेंज में बुलस्टर एंकर लिंक का लेंथ होता है, जिसका काम होता है कि जो बुलस्टर के जो रेशनल मूवमेंट है उसको रोकने का काम यह करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, LHB कोचेज आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग, यानी जो LHB कोचेज होता है वो किस प्रकार के बियरिंग के साथ प्रयोग किया जाता है। तो इसमें CTR भी लगा होता है, यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द फुल नेम ऑफ PEAV, यानी जो PEAV का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, फ्लैंज थिकनेस ऑफ न्यू ब्रॉड गेज व्हील कोच इज, यानी नए ब्रॉड गेज व्हील कोच का जो फ्लैंज थिकनेस होता है वो होता है 28.50 mm। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, मीन्स ऑफ WRA, यानी WRA से क्या समझते हैं। WRA का फुल फॉर्म होता है वाटर रेजिंग एपरेटस। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द मीन्स ऑफ WSP। WSP का फुल फॉर्म होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, जो कि व्हील को स्किड होने से बचाने का काम करता है LHB कोचेज के अंतर्गत।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर्स ऑन द सेम वैगन ऑफ ब्रॉड गेज व्हाइल चेंजिंग द व्हील इज, एंड जब भी व्हील को चेंज किया जाता है तो जो हमारा परमिसिबल वेरिएशन जो व्हील ट्रेड डायमीटर्स पर होता है सेम वैगन के अंतर्गत वो कितने mm का होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। ध्यान रखिए वैगन के अंतर्गत सेम वैगन में पूछा गया है वेरिएशन व्हील ट्रेड डायमीटर्स में जब हम चक्के को चेंज करते हैं। तो जब भी अगर बात करें हम कि अगर आपसे वैगन के अंतर्गत पूछा जाता है व्हील ट्रेड डायमीटर्स में परमिसिबल डायमेंशन वेरिएशन, तो सेम एक्सल की अगर बात करें तो सेम एक्सल पर यह 0.5 mm, सेम बोगी में यह 13 mm और सेम वैगन में अगर पूछा जाता है तो 25 mm के व्हील ट्रेड डायमीटर्स में हम वेरिएशन को परमिट करेंगे। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न में सेम वैगन पूछा गया था तो 25 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इन यार्ड फॉर एयर ब्रेक ट्रेन शुड बी चेंज्ड व्हेन थिकनेस इज, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ब्रेक ब्लॉक कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स होते हैं यार्ड में एयर ब्रेक के लिए उस ट्रेन के अंतर्गत उसको हम कब चेंज करते हैं, जब थिकनेस कितने mm से ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो उसको हम जब तब चेंज करते हैं जब उसका थिकनेस 10 mm से ज़्यादा घट जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ऑन विच ब्रेक बान द क्यू कपलिंग इज अपार्ट, यानी बोला जा रहा है कि जो कौन से ब्रेक बान के अंतर्गत क्यू कपलिंग पार्ट्स होते हैं। तो मेनली अगर बात करें तो क्यू कपलिंग का प्रयोग हम जो बीपी गेज या एफपी गेज का प्रयोग हम क्यूआरसी के माध्यम से करते हैं, तो वही हमारा क्यू कपलिंग का तौर पर हम जानते हैं। तो यह मेनली वर्तमान में अगर बात करें हम तो 3 टाइप के बीबीजेडसी का प्रयोग ब्रेक बान का प्रयोग किया जाता है कोच ब्रेक के अंतर्गत जो फ्रेट स्टॉक होते हैं, जिसमें हमारा बीबीजेडसी, बीबीजेडआई और बीबीसीएम। इसके अलावा हम बात करें अगर तो कोचिंग में हम बात करें तो पावर कार्ड या जनरेटर का आप बोल सकते हैं, जहाँ पर हमारा गार्ड बान होता है। तो यहाँ पर सारे में हमारा क्यूआरसी लगा होता है जिसके माध्यम से हम क्यू कपलिंग गेज का कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन केवल और केवल बीबीजेडसी का दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द लेंथ ओवर हेड स्टॉक ऑफ द बॉक्स एंड वैगन, यानी जो बॉक्स एंड वैगन है उसका लेंथ ओवर हेड स्टॉक कितना होगा। तो लेंथ ओवर हेड स्टॉक की अगर बात करें बॉक्स एंड वैगन की तो यह होता है 9784 यानी 9784 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर सीबीसी का डिस्टेंस पूछा जाता है यानी लेंथ ओवर कपलर की, तो यह लेंथ ओवर कपलर इसका 10,713 mm का होता है। लिस्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, टेयर वेट ऑफ द बॉक्स एंड वैगन, यानी बॉक्स एंड वैगन का जो टेयर वेट होता है वो कितने टन का होता है। तो टेयर वेट की अगर बात करें तो मेनली जो होता है बॉक्स एंड वैगन का वो 22.47 टन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो व्हाट इज द लेंथ ओवर कपलर ऑफ द बॉक्स एंड वैगन, यानी बॉक्स एंड वैगन का लेंथ ओवर कपलर पूछ लिया गया है प्रश्न में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 10,713 mm। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द लेंथ ओवर कपलर ऑफ द बीसीएन वैगन, यानी बीसीएन वैगन का जो लेंथ ओवर कपलर्स होता है लेंथ वो होता है 15,429 mm होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि लेंथ ओवर अगर आपसे बॉडी पूछा जाता है बीसीएन वैगन का तो यह होता 14,500। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ग्रॉस लोड ऑफ बॉक्स एंड वैगन, यानी बॉक्स एंड वैगन का जो ग्रॉस लोड होता है वो कितने mm के वो कितने टन का होता है। जो ग्रॉस लोड होता है बॉक्स एंड वैगन का वो होता है 81.28 टन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
और बात करें ग्रॉस लोड किनको मिलाकर बनता है, तो यह टेयर वेट और प्लस जो हमारा पे लोड होता है बैगन का, उसको दोनों को ऐड करके जो हमारा मेन टनेज निकलता है उसे हम ग्रॉस लोड के तौर पर जानते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इज अंडर, यानी एक्सीडेंट मैनुअल के अंतर्गत जो ट्रेन पार्टिंग आती है वो कौन से क्लास के अंतर्गत आते हैं, तो ट्रेन पार्टिंग जो है वह जे क्लास एक्सीडेंट के अंतर्गत आता है, जिसमें हमारा मेनली फेलियर ऑफ इंजन एंड रोलिंग स्टॉक को जानते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो के क्लास के अंतर्गत हमारा पीबे जो होता है, हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, उसके फेलियर को यह आइडेंटिफाई करता है, जबकि सी क्लास के अंतर्गत जो हमारा ट्रेन जब रोड ट्रैफिक में पास इन करता है तो उसको हम सी क्लास एक्सीडेंट के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा हम पी क्लास एक्सीडेंट की अगर बात करें तो कैजुअलिटी से रिलेटेड है, यानी जो ह्यूमन लॉसेस वगैरह होते हैं वहाँ पर जो हम कैजुअलिटीज़ देखने को मिलता है वो पी क्लास एक्सीडेंट के अंतर्गत रखते हैं। टोटल हमारा 16 टाइप्स के क्लासेस होते हैं एक्सीडेंट के, A2 से लेकर R तक में, जिसमें I और O को करेंटली एलिमिनेट कर दिया गया है इन सारे टाइप्स के। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, न्यूली बिल्ट बॉक्सन वैगन फर्स्ट POH पीरियोडिसिटी इज, यानी नए बने बॉक्सन वैगन का पहला पीरियोडिक ओवरऑलिंग 6 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, न्यूली बिल्ट BLC कंटेनर वैगन फर्स्ट POH पीरियोडिसिटी इज, यानी नए बने BLC कंटेनर वैगन का पहला पीरियोडिक हॉलिंग कब किया जाता है, तो यह किया जाता है 6 वर्ष के अंतराल पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ब्रॉड गेज ट्रैक गेज इज, यानी जो ब्रॉड गेज का प्रयोग किया जाता है उसका डायमेंशन होता है 1676 mm, ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर बात करें यहाँ पर तो कहीं कहीं अभी भी रेलवे के अंतर्गत मीटर गेज का प्रयोग किया जाता है, तो मीटर गेज का जो डायमेंशन होता है वो 1000 mm का होता है। आपसे प्रश्न में कभी कभी पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, POH ऑफ ब्रॉड गेज ब्रेक बान, यानी ब्रॉड गेज ब्रेक बान का पीरियोडिक ओवरहॉलिंग कितने अंतराल पर किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग अगर बात करें ब्रॉड गेज ब्रेक बान की तो यह कराया जाता है, यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो BBZC के बेसिस पर पूछे गए हैं, जिसका केवल और केवल POH किया जाता है 2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो BBZI है, वो BBZI एज पर ICF के रूल के हिसाब से 9 महीने में हम इसको IOH के लिए बुक करते हैं, या जो हमारा 18 मंथ्स होता है तो हम उसे POH के लिए बुक करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें BBCM की तो BBCM में हम एज पर कैशना बोगी का जो रूल्स है उसको हम इसमें कंसीडर करते हैं ROH या POH करने के लिए ब्रेक वान के तौर पर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, टॉर्क वैल्यू ऑफ कार्टेज टेपर टाइप रोलर बियरिंग कैप स्क्रू, यानी जो हमारा CTRB टाइप कैप स्क्रू जो लगा होता है उसका जो टॉर्क वैल्यू होता है टाइटन करने के लिए वो हम 40 kg मीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सी क्लास ओडिसी सेबल मूव्ड ड्यूरिंग, यानी जो सी क्लास ओडिसी होता है उसका मूवमेंट किसके दौरान किया जाता है, तो इसका मूवमेंट जो होता है सी क्लास ओडिसी का वो केवल और केवल दिन के उजाले में किया जाता है विथ एस्कॉर्टिंग स्टाफ, और इसका जो मूवमेंट किया जाता है वो केवल और केवल मैक्सिमम 25 kmph के साथ इसको मूवमेंट दिया जाता है सी क्लास ओडिसी का। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं,
कट ऑफ एंगल कॉक्स कैन बी फिटेड टू, जो कट ऑफ एंगल कॉक होता है वह फिटेड होता है बीपी और एफपी यानी फीड पाइप और ब्रेक पाइप दोनों से यह फिटेड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ एयर ब्रेक कोचिंग ट्रेन फिटेड विथ मॉडिफाइड हॉरिजॉन्टल लीवर, यानी जो मॉडिफाइड हॉरिजॉन्टल लीवर के साथ फिटेड कोचिंग ट्रेन का जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वह होता है हमारा 60 ± 10 mm होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिलेंडर, यानी जो बोगी माउंटेड जो कि आईसीएफ कोचेज के अंतर्गत हम प्रयोग करते हैं उनका यहाँ पर पूछा गया है कि कितने एमएम का यहाँ पर उसके डायमीटर्स होता है। तो यहाँ पर हम बात करें डायमीटर्स की, तो वह डायमीटर होता है टोटल जो कि हमारा आईसीएफ कोचेज के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है हमारा 8 इंच यानी 203 mm के यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर डायमीटर वाले का प्रयोग किया जाता है आईसीएफ कोचेज के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो द ब्रेक सिलेंडर डायमीटर ऑफ कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम, यानी जो कन्वेंशनल टाइप एयर ब्रेक सिस्टम में जो ब्रेक सिलेंडर प्रयोग किए जाते थे, तो उसमें अगर यहाँ पर बात करें ब्रेक सिलेंडर के डायमीटर की, तो वह 14 इंच या 355 mm का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन, यानी जो हमारा SCTR के दौरान जो हमारा लीकेज टेस्ट लिया जाता है कोचेज का, तो इसमें कितने से ज़्यादा लीकेज नहीं होना चाहिए। तो 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से ज़्यादा लीकेज इसमें परमिसिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन कोचिंग ट्रेन्स ऑक्सिलरी रिजर्वायर इज चार्ज टू, यानी कोचिंग ट्रेन के अंतर्गत जो ER लगे होते हैं उनको चार्ज किया जाता है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, और यह चार्ज किया जाता है जो हमारा फीड पाइप लगे होते हैं उनके के जो मदद से हम इसको ऑक्सिलरी रिजर्वायर को चार्ज करते हैं 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा का कि राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया था। तो राजभाषा अधिनियम 1963 10 मई 1963 को पारित किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है विश्व हिंदी दिवस का प्रत्येक वर्ष में, तो यह 10 जनवरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, राजभाषा नीति की जानकारी देते हुए अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है। तो जो संविधान के भाग 17 में हमारा अनुच्छेद 343 से 351 के बारे में बताया गया, जो कि राजभाषा की नीति के बारे में बताता है। टोटल 9 अनुच्छेद इसके अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भाग 17। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह पूछे गए, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 और 7 किस राज्य में लागू नहीं होती है। चूंकि यहाँ पर प्रश्न ओल्ड ट्रेंड के हिसाब से, चूंकि जम्मू कश्मीर अब कोई स्टेट नहीं रहा, तो चूंकि यह प्रश्न पूछा गया है ओल्ड ट्रेंड के हिसाब से ही, तो ओल्ड ट्रेंड के हिसाब से इसका सही उत्तर जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपको ध्यान रहे कि वर्तमान में कोई जम्मू कश्मीर को स्टेट को हटाकर इसको 2 यूनियन टेरिटरी में क्लासिफाई कर दिया गया, जिसमें लद्दाख और जम्मू इसमें अंतर्गत आते हैं, जहां पर राजभाषा नियम भी अप्लाई होता है। लेकिन पुराने ट्रेंड में यह स्टेट के तौर पर कंसिडर किया जाता था, जहां पर धारा 6 और 7 अप्लाई नहीं होता था।
ऑफिशियल लैंग्वेज के जो 1963 के एक्ट थे वहाँ पर लागू नहीं होते थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, संविधान की भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो जो भाग 17 है संविधान के, उसमें जो हमारा राजभाषा नीति के संबंधित उपबंध बताए गए हैं वो हमारा अनुच्छेद 120 के अंतर्गत बताया गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये इसमें बताया गया कि जो हम लैंग्वेज वगैरह यूज करेंगे पार्लियामेंट यानी संसद के अंतर्गत, उसके बारे में इसके अंतर्गत बताया गया है। जबकि 210 अनुच्छेद के अंतर्गत जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर जो है हमारा विधानसभा, वहाँ पर कैसे लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा उसके बारे में बताया गया, जो कि भाग 6 के अंतर्गत बताया गया है। इसके अलावा हमारा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हमारा जो भाषा का इंट्रोडक्शन किया गया था 343 के 1 के अनुसार, जिसमें हमारा हिंदी को एज ए लैंग्वेज के तौर पर और देवनागरी लिपि में स्क्रिप्ट के तौर पर इसको एक्सेप्ट किया गया था 14 सितंबर 1949 के अंतर्गत। यह हमारा अनुच्छेद 343 में बताया गया है मेनली। जबकि 351 के अंतर्गत जो हमारा आर्टिकल्स है, इसमें हमारा डेवलपमेंट ऑफ हिंदी के बारे में, हिंदी के विकास कैसे किया जाए इसके तौर पर इसमें बताया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे वह बीजी खेर यानी बाला साहब गंगाधर खेर थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस आयोग का गठन जो किया गया था वह 7 जून 1955 को इस आयोग का गठन किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे बाला साहब गंगाधर खेर यानी बीजी खेर थे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी जो राजभाषा आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष तो बीजी खेर थे, लेकिन इसकी सिफारिश पर विचार करने के लिए जो एक और गठित समिति को गठित किया गया था, जिसके यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष पूछे गए हैं। तो प्रथम अध्यक्ष थे जीबी पंत। ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, वर्ष 1973 में गठित पहली रेल हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? यानी जो पहली रेल हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया था, इसके जो अध्यक्षता किए थे 1973 के अंतर्गत, वह श्री ललित नारायण मिश्र के द्वारा किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पर बात करें रेलवे में जो हिंदी संसद अनुभाग का गठन हुआ था वह वर्ष 1960 के अंतर्गत किया गया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय समिति राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है? तो टोटली जो अगर बात करें संसदीय राजभाषा समिति के अंतर्गत तो टोटल 3 उप समिति इसके अंतर्गत है, जिसमें जो सेकेंड उप कमेटी होती है वह रेल मंत्रालय का निरीक्षण करती है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, संबंधित मंत्रालय और विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति के द्वारा की जाती है? यानी जो किसी भी मंत्रालय या विभाग में हिंदी के प्रचार या प्रगति की समीक्षा जो किया जाता है वो जो समिति करता है उस समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो उस समिति को अगर बात करें हम तो उस समिति को हिंदी सलाहकार समिति के तौर पर जानते हैं, जो अपना सलाह मंत्रालय या विभाग को ट्रांसमिट करते हैं कि उसकी प्रगति प्रोग्रेस उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत किस प्रकार हुआ है और कितने उसमें डेवलपमेंट दिखा गया, इसकी समीक्षा हिंदी सलाहकार समिति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति के गठन कब हुआ था?
तो जो वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति गठन की अगर बात करें तो यह हुआ था जनवरी 1976 के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो सही दिया गया ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर सी जनवरी 1976 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, राजभाषा संसदीय समिति के कितने सदस्य हैं? तो संसदीय समिति के कितने सदस्य की अगर बात करें तो टोटल 30 मेंबर्स इसके अंतर्गत रखे गए हैं, जिसमें से 20 लोकसभा के अंतर्गत आते हैं और 10 मेंबर्स राज्यसभा से आते हैं। और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं संसदीय समिति के, वह केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 30 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, फिलहाल राजभाषा की संसदीय समिति कितनी उप समितियाँ हैं? तो टोटल अभी वर्तमान में 3 उप समितियाँ संसदीय समिति का है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें जो सेकेंड उप समिति है वो रेलवे मंत्रालय का निरीक्षण करती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठक की आवश्यकता कितना होता है? तो जो मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति हो जो कि डिवीजन लेवल पर होता है, इसकी अध्यक्षता डीआरएम के द्वारा किया जाता है, डिविजनल रेलवे मैनेजर के द्वारा, और यह प्रत्येक 3 महीने में एक बार कराए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो यह होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के द्वारा वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा पर प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आरंभ किए गए नए पाठ्यक्रम का नाम बताएं। यानी जो हिंदी शिक्षण के द्वारा जो नए पाठ्यक्रम का आरंभ किया गया है वह मेलनी परांगत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा प्रीवियस 3 जो पाठ्यक्रम थे, जिसमें हमारा प्रबोध, सेकेंड हमारा था प्रवीण, और लास्ट जो हमारा था तीसरा वो हमारा प्राग पाठ्यक्रम था, जिसको बाद में हमारा ऐड किया गया है परांगत, जो कि नए पाठ्यक्रम के तौर पर हिंदी शिक्षण योजना के द्वारा आरंभ किया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मंडल कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम महोदय होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, किसी तकनीकी विषय पर लिखे जाने वाले मूल हिंदी पुस्तक के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा देय पुरस्कार का नाम बताएं। यानी कोई भी कैंडिडेट्स अगर वह तकनीकी विषय पर हिंदी में मूल रूप से अगर हिंदी पुस्तक लिखता है हिंदी में तकनीकी विषय पर, तब उसके लिए उसे रेलवे बोर्ड द्वारा अवार्ड दिया जाता है, और उस अवार्ड का नाम है लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो जो प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है वह कहानी या उपन्यास को संग्रह हिंदी में लिखने के लिए मूल रूप से दिया जाता है, जबकि मैथिली शरण गुप्त अवार्ड जो होता है वह पोएम लिखने के लिए, जो कविता वगैरह होता है उसको मूल रूप से लिखा होना चाहिए, तो उस केस में उसे अवार्ड दिया जाता है मैथिली शरण गुप्त का। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट स्टडी लीव विद इन इंडिया? यानी विद इन इंडिया यानी भारत के अंदर स्टडी लीव ग्रांट करने का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है वो कौन होता है? चूँकि यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया है कि यह गैजेटेड पोस्ट के लिए ग्रांटिंग की अगर बात किया जा रहा है, नॉन गैजेटेड पोस्ट ग्रुप सी और डी एम्प्लॉयज के लिए बात किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर, तो नॉर्मली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं वह जीएम होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं केवल और केवल ग्रुप सी और डी एम्प्लॉयज के लिए होता, तो इसका सही उत्तर डीआरएम या सीडब्ल्यूएम विद इन इंडिया इसका सही उत्तर होता। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो हु इज द अथॉरिटी टू सैंक्शन स्पेशल डिजेबिलिटी लीव? नहीं, स्पेशल डिजेबिलिटी लीव के सैंक्शन करने के अथॉरिटी कौन होते हैं? तो यह एडीआरएम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं,
LAP यानी लीव ऑन एवरेज पे शैल बी क्रेडिटेड टू अ रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ, यानी रेलवे कर्मचारी के अकाउंट में जो LAP क्रेडिट किया जाता है वो कितने की दर से क्रेडिट किया जाता है। तो 1 जनवरी को उनके अकाउंट में 15 LAP क्रेडिट कर दिया जाता है, फिर 1 जुलाई को उनके खाते में 15 LAP क्रेडिट किया जाता है। टोटल उनके वर्ष में 30 LAP पर ईयर दिया जाता है। और अगर बात करें मंथली की तो मंथली 2.5 यानी 2.5 LAP पर मंथ उनको क्रेडिट किया ऐड करके टोटल 6 महीने पर 15 LAP रेलवे सर्वेंट को प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर विल कंसिस्ट ऑफ, यानी जो परमानेंट पेंशन नंबर अकाउंट नंबर होते हैं वो कितने नंबर का बनते हैं, तो वह टोटल 16 डिजिट्स का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू डिस्पोज द ऑफ कंप्लेंट रिसीव ऑन CP ग्राम, यानी जो CP ग्राम पर प्राप्त होने वाले कंप्लेंट्स को कितने टाइम के अंतर्गत उसको डिस्पोज करने की आवश्यकता होता है। तो नए रेगुलेशंस के अनुसार अगर बात करें तो पहले यह 45 डेज था, जिसको रिड्यूस करके वर्तमान में 30 डेज के अंतर्गत उसको डिस्पोज करना होता है कंप्लेंट्स को, अगर वह CP ग्राम पर रिसीव हुआ हो। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। CP ग्राम की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी अगर दूसरी बार अगर बताएं तो सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस एंड जो रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है वो CP ग्राम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस इज द फाइनल विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, यानी जो प्रोविडेंट फंड होता है उससे फाइनल रूप से कितने वर्ष के बाद हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो 15 वर्ष के बाद हम फाइनल रूप से विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी PNM आर डन इन अ ईयर विथ अ फेडरेशन एट रेलवे बोर्ड लेवल, यानी जो PNM होता है, PNM एक तरह से जो हमारा फुल फॉर्म की अगर बात करें तो परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी होता है, जो कि रेलवे प्रशासन और जो कर्मचारी भी हम परमानेंट सेटलमेंट्स करते हैं उसके लिए हम PNM की बैठक कुछ अंतराल पर करवाए जाते हैं, जो कि अलग अलग लेवल पर होते हैं, जिसमें पहला लेवल हमारा रेलवे बोर्ड लेवल पर यह मीटिंग करवाए जाते हैं। फिर निचले स्तर पर बात करें तो जोनल लेवल पर होते हैं, जिसकी अध्यक्षता की अगर बात करें तो इसकी अध्यक्षता जो हमारा GM वगैरह होते हैं वो इसके द्वारा किया जाता है। वहीं अब बात करें डिवीजन लेवल पर तो डिवीजन लेवल पर इनकी मीटिंग करवाई जाते हैं। तो टोटल अगर बात करें यहाँ पर तो जो हमारा रेलवे बोर्ड लेवल और जो हमारा जोनल स्तर पर इसकी मीटिंग जो होता है वह 3 मंथ में एक बार कराए जाते हैं। वहीं डिवीजन लेवल पर इसकी मीटिंग 2 मंथ में एक बार करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था रेलवे बोर्ड लेवल पर तो एक मीटिंग 3 मंथ के अंतराल पर कराए जाते हैं। तो चूँकि जानते हैं आप एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं तो टोटल 4 टाइम्स पर ईयर इसकी मीटिंग कंडक्ट करवाए जाएंगे रेलवे बोर्ड लेवल पर PNM की मीटिंग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रेम, प्रेम का फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के अंतर्गत रेलवे एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन प्रेम का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच अथॉरिटी कंट्रोल्स नेशनल पेंशन स्कीम, यानी जो हमारा NPS लाया गया था 1 जनवरी 2004 को, तो जो हमारा NPS को कंट्रोल करता है अथॉरिटी, उस अथॉरिटी को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको कंट्रोल करता है PFRDA। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। PFRDA का फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी जो हमारा पेंशन
PFRD होता है, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होता है वो हमारा NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम को कंट्रोल करने की अथॉरिटी रखता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हु हैज़ द राइट टू मेक रूल्स रिगार्डिंग राजभाषा, यानी राजभाषा के रिगार्डिंग में संबंध में अगर कोई रूल बनाना हो तो उसकी दायित्व यानी राइट किसके पास होता है, तो उसकी राइट जो होता है वो पार्लियामेंट यानी संसद के पास होता है, जहाँ पर हमारा लोकसभा एवं राज्यसभा का जो हमारा मेंबर्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा कुछ सिंपल मेजॉरिटी के साथ हमारा इसको रूल्स को बदलने के लिए को राइट्स रखते हैं अपने पास। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक्स एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हो। धन्यवाद।